तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक तमिल हॉरर मिस्ट्री फिल्म जिसका नाम है शब्दम। फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटकर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें साउंड से रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं और इसे साउंड हॉरर मूवी बताकर भी मार्केट किया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होली एंजल्स नाम के एक मेडिकल कॉलेज से होती है जो कि केरला के मुनार शहर में है। यहाँ पर हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि कॉलेज के छत पर खड़ी होती है। ये लड़की बहुत परेशान दिखाई दे रही थी और इसके कानों में लगातार चमगादड़ की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिससे ये लड़की इतना परेशान हो जाती है कि अगले ही पल वो वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सब तो वो लड़की अपने सपने में देख रही थी। इस लड़की का नाम अवंतिका होता है और वो कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि लेक्चरर थी। जागते ही अवंतिका देखती है कि सब लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही थी और उसे पता चलता है कि उसके सपने की ही तरह श्वेता नाम की एक लड़की नीचे गिरकर मारी गई है। असल में अवंतिका ने एक रियल हादसे को ही सपने में देखा था, वो भी खुद के साथ होते हुए, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। और इससे भी अजीब बात ये थी कि 2 हफ्तों के अंदर कॉलेज में दूसरी मौत थी। जस्ट पिछले हफ्ते मुकेश नाम के एक लड़के ने भी वॉशरूम में अपनी नस काटकर खुद को खत्म कर लिया था। इन सब घटनाओं से कॉलेज का नाम खराब हो रहा था। मीडिया वाले तो कॉलेज को हॉन्टेड बताना शुरू कर दिए थे, जिससे कॉलेज की डीन काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो एक बोर्ड मीटिंग बुलवाते हैं। पूछते हैं कि ये भूत प्रेत की बातें मीडिया में कैसे फैल रही हैं, जिस पर बोर्ड मेंबर्स बताते हैं कि ये काम उनके कॉम्पिटिटर्स KRM कॉलेज वालों का है। वही लोग ये सब अफवाहें फैला रहे हैं जो कि मीडिया तक पहुंच गई है और TRP के लिए मीडिया वाले इस मुद्दे को खूब उछाल रहे हैं। डीन कहते हैं कि अगले 3 महीनों में ही एकेडमिक ईयर खत्म होने वाले हैं और अगर इन अफवाहों का जल्दी कुछ नहीं किया गया तो न्यू एडमिशन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और वो उनसे इसका कोई सॉल्यूशन पूछता है, जिस पर सब अपना अपना आइडिया देने लगते हैं। कोई कहता है कि सर तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं, तो कोई कहता है कि सर चर्च के फादर को बुलाते हैं। लेकिन डीन को उनका आइडिया पसंद नहीं आता कि हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ऐसे में इन सुपरस्टिशियस बिलीफ से जुड़े लोगों को बुलाना इज नॉट अ गुड आइडिया। तब एक मेंबर सजेस्ट करता है कि सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं, ये लोग भूत प्रेत भी पकड़ते हैं और साइंस वाइंस और लॉजिक की बात भी करते हैं। अब डीन ने पहले कभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में तो नहीं सुना था, फिर भी उसे आइडिया सही लगता है और तय ये होता है कि वो मुंबई से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाएंगे। अब कहानी यहाँ से मुंबई में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम रूबीन नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं। इस समय उसका एनकाउंटर एक छोटी बच्ची की आत्मा के साथ चल रहा था, जिसका नाम दिया होता है। कुछ टाइम पहले ही दिया की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी, जिससे परेशान होकर उसके मॉम डैड रूबीन को बुलाए थे। रूबीन यहाँ पर अपने डिवाइस के जरिए दिया से बात करता है कि दिया क्या बात है, तुम अपने मॉम डैड को ही परेशान क्यों कर रही हो। तो दिया बताती है कि वो अपने मॉम डैड से बहुत गुस्सा है। इसके बाद वो वहाँ की लाइट वाइट फोड़ देती है और सामान वामान भी गिराने लगती है। तब रूबिन दिया को किसी तरह से शांत करके पूछता है कि आखिर क्या बात है। तब रिया बताती है कि उन्होंने उसके डॉल को घर से बाहर फेंक दिया, इसीलिए वो गुस्सा है। जिस पर रूबिन उससे प्रॉमिस करता है कि वो डॉल वापस ले आएगा। इसके बाद रूबिन वो डॉल लेकर उसके मॉम डैड को देकर कहता है कि आपने इसे फेंक दिया था। तो दिया को लगा कि आप लोगों ने उसे भुला दिया है, इसीलिए वो आपसे नाराज थी, लेकिन अब वो शांत है। उसे डरने के बजाय आपको उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ का मैटर सॉल्व करने के बाद रूबिन को होली एंजल्स कॉलेज से बुलावा आता है। फिर मुंबई से वो सीधा मुनार के लिए निकल जाता है और कॉलेज जाकर डीन से मिलता है। डीन उसे सारा मैटर बताकर कहता है कि चेयरमैन ने हमें सिर्फ 10 दिन दिए हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए, सो आप जल्दी से इन्वेस्टिगेट करके हमें एक रिपोर्ट बना कर दीजिए कि हमारा कॉलेज हॉन्टेड नहीं है, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन रूबिन कहता है कि मैं बस अपना काम करूंगा और जो भी सच होगा मैं वही बताऊंगा। लेकिन डीन पहले से ही मानकर बैठा था कि कॉलेज में कोई भूत नहीं है और रिजल्ट इनके फेवर में ही आएगा। वो चेयरमैन को बड़े ही कॉन्फिडेंस से बताता है कि सर आप चिंता ना करें, यहाँ मैंने सब संभाल लिया है। मैंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बुलाया है, जल्दी ही मैटर सॉल्व हो जाएगा। फिर वो रूबिन को रहने के लिए गेस्ट हाउस दिलवा देता है, जहाँ आरोग्यम नाम का आदमी उसे लेकर जाता है। इसी दौरान आरोग्यम पूछता है कि सर आप काम क्या करते हो। तो रूबिन उसको बताता है कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, लेकिन आरोग्यम को समझ नहीं आता कि यह किस चिड़िया का नाम है। तब रूबिन कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम भूत प्रेत पिशाच इन सब में मानते हो क्या। आरोग्यम बताता है कि सर मैं तो बहुत मानता हूँ। मेरे सामने की बात है, मेरे लैंडलॉर्ड की बेटी को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था, वो सब बहुत डरावना था, तब से ही मैं इन सब में बहुत मानता हूँ। तब रूबिन उसको बताता है कि उसका काम भूतों का पता लगाना है। फिर वो डीन को कॉल करके कहता है कि जब तक वो यहाँ पर है आरोग्यम भी उसके साथ रहेगा और उसकी हेल्प करेगा लाइक ए असिस्टेंट। और ये जानकर आरोग्यम परेशान हो जाता है
कि मैं तो गलत फंस गया। फिर इसके बाद वो स्टूडेंट से जाकर बात करता है और उनसे मुकेश और श्वेता के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, जिस पर श्वेता की दोस्त बताती है कि वो तो काफ़ी फन लविंग पर्सन थी और हमेशा मस्ती करती रहती थी, लेकिन कुछ समय से वो काफ़ी परेशान सी रहने लगी थी और काफ़ी चुप चुप सी रहती थी। ज़रा सी आवाज़ से वो इरिटेट हो जाती थी और गुस्सा करने लगती थी। फिर रूबिन जाकर श्वेता की डेस्क को देखता है जहाँ पर उसने पेन से खुरच कर कोई अजीब सा सिंबल बना रखा था। इसके अलावा रूबिन को पता चलता है कि श्वेता की मौत के बाद से ही अवंतिका 2 दिन से क्लास नहीं ले रही थी और वो छुट्टी पर थी। उसे अवंतिका में ही कोई झोल लगता है, इसलिए अब वो उसी से जाकर बात करता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है, जिससे अवंतिका चिढ़ जाती है कि तुम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो या क्राइम इन्वेस्टिगेटर। तो रूबिन कहता है कि फिलहाल तो मैं अभी बस इन्वेस्टिगेटर हूँ, जब तक इस केस में कोई पैरानॉर्मल लिंक नहीं मिलता। अवंतिका कहती है कि वो इन सब चीज़ों में नहीं मानती। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। प्लस वो तो गॉड को भी नहीं मानती। उसका कहना था कि ये सब बस दिल और दिमाग का खेल है और वो इस पर थीसिस भी लिख रही है जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ हेलुसिनेशन, और इसी को कंप्लीट करने के लिए वो 2 दिन की छुट्टी ली है। इसके बाद रूबिन पुलिस स्टेशन जाकर इस केस की फाइल्स को स्टडी करता है, जिसमें कि वो नोटिस करता है कि मौत के वक्त मुकेश और श्वेता दोनों के कानों से खून निकल रहा था। वो सोचने लगता है कि श्वेता के कान से तो खून इसलिए निकला होगा क्योंकि उसका सर जमीन से टकराया था, लेकिन मुकेश तो अपना नस काटा था, तो फिर उसके कान से खून क्यों निकला। उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। फिर जब वो उनकी डेड बॉडीज को देखता है तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उनके जॉज और पैर टेढ़े हो रखे थे और तो और उनकी बॉडीज बहुत तेज़ी से डिकम्पोज हो रही थी। रूबिन जब डॉक्टर से इसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि भैया मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। तभी रूबिन दोनों बॉडीज पर सेम मार्क नोटिस करता है जो उसने श्वेता की ड्रेस पर देखा था, जिससे रूबिन को यह समझ आता है कि भाई ये तो कोई पैरानॉर्मल केस है। और अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पैरानॉर्मल एंगल से स्टार्ट कर देता है। अपने डिवाइसेस लेकर कॉलेज में हर जगह किसी सुपरनेचुरल एनर्जी को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, टॉयलेट से लेकर केमिस्ट्री लैब तक, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर एंड में वो गर्ल्स हॉस्टल को इन्वेस्टिगेट करने की सोचता है। श्वेता के रूम के बाहर कैमरा लगाकर वो आरोग्यम से ही उसे मॉनिटर करने के लिए कहता है कि कुछ दिखे तो बताना, और खुद श्वेता के रूम को देखने जाता है जहाँ पर उसे एक ईयर ड्रॉप मिलती है। तभी रूम के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। रूबिन उन आवाज़ों का पीछा करता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसी दौरान एक बंद रूम का दरवाज़ा हिलने लगता है, जैसे कोई उसे अंदर से पुश कर रहा हो। दूसरी तरफ आरोग्यम स्क्रीन में किसी भूत को देख लेता है, जिससे डरकर वो वहाँ से भागने लगता है। इधर रूबिन को फिर से फुटस्टेप्स सुनाई देती है। जब वो पलट कर देखता है तो उसे अपने सामने बहुत ही भयानक भूत दिखाई देती है, लेकिन रूबिन भूत को चाटा मार देता है क्योंकि वो भूत नहीं कॉलेज की स्टूडेंट थी और ये प्रैंक का आइडिया अवंतिका का ही था। वो उस लड़की को पकड़कर अवंतिका से बात करने जाता है। वहीं आरोग्यम इधर उधर भागता फिर रहा था, तभी वो उन दोनों को सामने से आता हुआ देखकर चौंक जाता है कि अरे बाप रे, सर ने तो वाकई में भूत को पकड़ लिया। फिर रूबिन जाकर अवंतिका से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे काम पर यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे डिस्टर्ब तो मत करो, काम कर लेने दो मुझे। फिर इसके बाद उस ईएमएफ पर रीडिंग मिलती है, लेकिन ईएमएफ तो हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ लेते हैं। रूबिन को लगता है कि ये मोबाइल सिग्नल को पकड़ रहा है, इसीलिए वो अवंतिका से कहता है कि अभी मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, प्लीज़ अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लो, इससे काम में डिस्टर्बेंस आ रही है। अवंतिका कहती है तो फिर क्या तुम मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब करोगे, और फ़ोन स्विच ऑफ करने से मना कर देती है। खैर अब कहानी आगे बढ़ती है जहाँ रूबिन पुलिस स्टेशन से श्वेता का फ़ोन मंगवा कर उसकी फाइल्स को देखने लगता है। इसी दौरान उसे ग्रुप सेल्फी मिलती है जिसमें श्वेता और मुकेश के साथ दीपिका नाम की एक दूसरी लड़की भी थी। तीनों के सर पर हॉर्न वाला स्टिकर लगा था, लेकिन रूबिन उसमें एक चौथा स्टिकर भी नोटिस करता है जो कि शायद कोई भूत था। रूबिन तुरंत जाकर अवंतिका को फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम पहचान सकती हो कि ये फोटो किस जगह पर ली गई है, लेकिन अवंतिका को नहीं पता था, इसलिए वो दीपिका को ही कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसके दोस्त से बात करके पता चलता है कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ होगी। अवंतिका राकेश का नंबर मांगती है, लेकिन नंबर उनके पास नहीं था, लेकिन वो उसका एड्रेस बता देती है। इसी दौरान रूबिन नोटिस करता है कि अवंतिका अनजाने में ही उसी साइन को ड्रॉ करने लगती है, लेकिन रूबिन अभी उसे कुछ नहीं कहता और पहले राकेश के पीछे जाता है। राकेश के दोस्तों से उसे पता चलता है कि वीकेंड्स पर अक्सर दीपिका का यहाँ पर आना जाना है। कल सुबह ही वो यहाँ पर आई थी, लेकिन फिर वो राकेश के साथ रात में निकल गई और अभी तक दोनों नहीं लौटे हैं और उनका फोन भी बंद आ रहा है। फिर रूबिन जब राकेश का रूम चेक करता है तो वहां पर भी उसे एक ईयर ड्रॉप मिलती है और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वाला नोट भी। फिर रूबिन जाकर जब डॉक्टर से इस ईयर ड्रॉप के बारे में पूछता है
तो डॉक्टर बताता है कि दीपिका ने मुझे बताया था कि 10 दिन से उसके कानों में रह रह कर दर्द उठ रहा है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे हजारों चमगादड़ उसके कानों में चिल्ला रहे हों। मैंने तो ऐसा कुछ पहली बार सुना था। उसके कानों का टेस्ट करने पर भी कुछ नहीं निकला। टेस्ट के दौरान भी उसे दर्द होना शुरू हो गया था, जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। कह रही थी कि प्लीज डॉक्टर मुझे मार दो। तब मैंने उसे मोटिवेशन दिया और ये ईयर ड्रॉप भी प्रिस्क्राइब की थी। इन सब बातों से रूबीन को समझ आता है कि शायद अगला नंबर दीपिका का है, उसकी जान खतरे में है। लेकिन उसका और उसके बॉयफ्रेंड का तो कोई अता पता ही नहीं था। वो डीन से ही जाकर बोलता है कि शायद दीपिका मिसिंग है, हमें पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। लेकिन डीन मना कर देता है कि इससे तो मीडिया को भी खबर हो जाएगी और फालतू में बखेरा खड़ा हो जाएगा। तो रूबीन अवंतिका से ही हेल्प मांगता है। अवंतिका कहती है कि मैं इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ, मैं तो खुद बिजी हूँ, मुझे अपनी थीसिस कंप्लीट करके कल प्रेजेंटेशन देनी है। लेकिन फिर वो उसे बताती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। उस वक्त जब तुमने मुझे फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा था, तब मैंने गुस्से में कह दिया था कि फोन स्विच ऑफ नहीं करूंगी, लेकिन डोर बंद करते ही मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन रूबीन को याद था कि डोर बंद होने के बाद भी उसे रूम से सिग्नल मिल रहे थे, जिससे रूबीन समझ जाता है कि यानी उस वक्त कोई एंटिटी अवंतिका के रूम में थी। प्लस उसका अनजाने में उसी साइन को भी ड्रॉ करना, इसका तो यही मतलब है कि कोई एंटिटी अवंतिका के साथ जुड़ी हुई है और उसे इसका पता भी नहीं है। फिर वो अवंतिका से कहता है कि कल प्रेजेंटेशन के बाद मुझसे मिलना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अवंतिका कहती है कि क्या बात करनी है, अभी कर लो। रूबीन कहता है कि नहीं, फेस टू फेस बात करनी है, पहले तुम अपना काम वाम निपटा कर फ्री हो जाओ, फिर बात करते हैं। दूसरी तरफ दीपिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम फिर कर हॉस्टल लौट आती है। गार्ड उसे देखते ही रूबीन को कॉल करके बता देता है कि दीपिका जस्ट अभी हॉस्टल आई है। तो रूबीन तुरंत हॉस्टल के लिए निकल जाता है। इधर दीपिका को अचानक से अटैक पड़ जाता है। उसे चमगादड़ों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन ये वाला अटैक शायद लास्ट अटैक था, क्योंकि अब उसके हाथ पैर भी ऐंठने लगते हैं और हाथ पर वही साइन ड्रॉ होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई एंटिटी उसके हाथ पैर पकड़कर मोड़ रही हो और उसके हाथों पर खुरच कर उस सिंबल को ड्रॉ कर रही हो। दूसरी तरफ अवंतिका को वैसे सपना आता है जिसमें वो खुद को फांसी से लटकता हुआ देखती है। उसे लगता है कि रूबीन को ये बात बता देनी चाहिए, लेकिन फिर उसका सेल्फ ईगो बीच में आ जाता है कि ऐसे तो रूबीन की बात सही साबित हो जाएगी और मेरी थीसिस बकवास, इसलिए वो बीच में ही कॉल काट देती है। और इधर रूबीन हॉस्टल पहुंचकर देखता है कि दीपिका की लाश पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटक रही थी। अब इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि परेशान होकर ये लोग खुद को नहीं मारे थे, बल्कि कोई एंटिटी ही इनको मार रही थी। श्वेता खुद ऊपर से नहीं कूदी थी, बल्कि उसको धक्का दिया गया था। मुकेश ने खुद अपनी नस नहीं काटी थी, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे काम करवाया गया था। और अब दीपिका के भी हाथ पैर मरोड़कर उसे फांसी से लटकाकर मार दिया। दूसरी तरफ किसी अननोन प्लेस पर हम एक शामन को देखते हैं, यानी कि इस केस में ब्लैक मैजिक का एंगल भी है। खैर अगली सुबह जब फॉरेंसिक वाले बॉडी लेकर जा रहे थे, तब रूबीन उसके हाथ पर वो साइन नोटिस करता है और तभी उसे चर्च के घंटे की आवाज सुनाई देती है, जिससे रूबीन का ध्यान एक ओल्ड बिल्डिंग की तरफ जाता है। फिर आरोग्यम से उसे पता चलता है कि असल में ये ओल्ड बिल्डिंग एक लाइब्रेरी है। इस कॉलेज में 2 लाइब्रेरी है और ये वाली पुरानी लाइब्रेरी है। फिर रूबीन जाकर उस पुरानी लाइब्रेरी को देखता है, जिस दौरान वो उसी सिंबल की शेडो नोटिस करता है जो कि वहां की विंडो के डिजाइन से बन रहा था। तब जाकर रूबीन को समझ आता है कि इन सब का कनेक्शन इस पुरानी लाइब्रेरी से ही है, यानी हॉन्टेड कॉलेज नहीं बल्कि ये लाइब्रेरी है। फिर वो यहाँ के वर्कर से जाकर बात करता है, जिसमें कि उसे पता चलता है कि श्वेता, मुकेश और दीपिका तीनों अक्सर रात में यहाँ चोरी छुपे दारू पार्टी करने आते थे, जिससे रूबीन को यह भी समझ आता है कि वो ग्रुप सेल्फी यहीं पर ली गई थी और पक्का यहीं से कोई एंटिटी उनके पीछे लग गई थी। प्लस उसे यह भी पता चलता है कि कई बार अवंतिका भी इसी लाइब्रेरी में बैठकर अपने थीसिस पर काम की है। दूसरी तरफ अवंतिका अपने थीसिस का प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसी दौरान उसे स्क्रीन पर तीनों स्टूडेंट्स का डेथ वाला सीन दिखाई देता है, जिससे अवंतिका थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन हेलुसिनेशन पर लेक्चर देते देते वो खुद ही हेलुसिनेट करने लगेगी तो कैसे चलेगा। ये सोचकर वो जैसे तैसे सब कुछ इग्नोर करके वो अपनी लेक्चर कंप्लीट करती है। फिर इसके बाद वो सीधा रूबीन से मिलती है, जैसा कि तय हुआ था। रूबीन उसे आज रात 12 बजे के बाद पुरानी लाइब्रेरी में बुलाता है, लेकिन अवंतिका मना कर देती है कि मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। रूबीन कहता है कि लेना देना नहीं है तो कल 12:15 पर मिस कॉल क्यों की थी। दीपिका की मौत भी इसी समय के आसपास बताई जा रही है। बताओ इन हत्याओं के बारे में क्या जानती हो। लेकिन अवंतिका कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और वो उसे अकेला छोड़ दे। तो रूबीन कहता है कि मैं तो तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन जो भूत तुमसे चिपटा हुआ है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। अवंतिका कहती है कि क्या बकवास किए चले जा रहे हो, और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी रूबीन उसका हाथ पकड़कर दिखाता है कि उस पर किसी एंटिटी के
हथेली का निशान छपा था और कहता है कि बताओ अब कोई जवाब है तुम्हारे पास। लेकिन अवंतिका बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। रूबिन फिर कहता है कि प्लीज कुछ टाइम के लिए अपना ईगो साइड में रख दो, ये सब मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ, प्लीज आज रात लाइब्रेरी आ जाना। लेकिन फिर भी वो मना करके चली जाती है। फिर रात में जब रूबिन लाइब्रेरी के अंदर डिवाइसेस लगा रहा था तभी शॉकिंगली अवंतिका भी आई जाती है। रूबिन कहता है कि थैंक्स फॉर कमिंग, जिस पर अवंतिका कहती है कि मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें गलत साबित कर सकूं, देखना कुछ भी नहीं होगा और तुम फेल हो जाओगे। फिर रूबिन उसके हेड पर कोई डिवाइस वगैरह लगाकर चेयर पर बैठा देता है और उसका एक हाथ भी हथकड़ी से बांध देता है और इन सब के बाद एक पेंडुलम चलाकर अवंतिका को उस पर फोकस करने के लिए कहता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद वो डिवाइस को नोच कर हटा देती है और उसे हथकड़ी खोलने के लिए कहती है कि ये सब बकवास है, मुझे नहीं करना। लेकिन तभी एक डिवाइस बीप करने लगता है। रूबिन तुरंत जाकर उस आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि अब मैं जो भी पूछूंगा तुम्हें बस उसका हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ के लिए 1 बीप और ना के लिए 2 बीप देना है। फिर वो पूछता है कि क्या आप कॉलेज के कोई स्टूडेंट हैं, लेकिन जवाब में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बीप मिलती है। फिर वो दोबारा ट्राई करता है लेकिन हर बार 2 से ज्यादा बीप मिल रही थी, कभी 3 तो कभी 4। तब रूबिन को गड़बड़ लगती है कि कहीं यहाँ पर 1 से ज्यादा आत्माएं तो नहीं। वो पूछता है कि क्या यहाँ पर 1 से ज्यादा आत्माएं हैं, जिसके बाद एक एक करके सब डिवाइसेस बजने लगते हैं। टोटल 42 डिवाइस सिग्नल देते हैं, जिससे कि सबको पता चलता है कि भाई यहाँ तो टोटल 42 आत्माएं हैं। सो ये सारी आत्माएं मिलकर ये सब मर्डर्स कर रही हैं। इनमें से एक तो रूबिन को थर्मल कैमरे में दिख जाती है, जो कि अवंतिका के जस्ट बगल वाली चेयर पर बैठी थी। रूबिन उस आत्मा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे हार्म मत करना और अवंतिका को किसी भी तरह की मूवमेंट करने से मना करता है। लेकिन पैनिक होकर अवंतिका खुद को फ्री करके वहां से जाने लगती है और तभी सारी आत्माएं अवंतिका को चिपट जाती हैं। अगले ही पल उसकी चेयर हवा में फ्लोट करने लगती है। फिर चेयर को गुलाटी मरवा कर उसे नीचे गिरा दिया जाता है और तभी लाइट भी चली जाती है। सारी लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। रूबिन किसी तरह उन्हें समझाकर शांत करता है और अपनी ग्लोइंग स्टिक ऑन करता है, जिससे कि वो देखता है कि वो आत्माओं ने अभी भी अवंतिका को पकड़ा हुआ था और ऊपर झूमर से लगा रखा था। फिर अगले ही पल वो उसे छोड़कर नीचे गिरा देते हैं। फिर नीचे सब अवंतिका को संभालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो आत्माएं अवंतिका को उनके सामने से ही घसीटकर एक अंधेरे कमरे में ले जाती हैं। फिर जब अवंतिका उन्हें मिलती है तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उसे कंट्रोल करने के लिए उसके हाथ पैर बांधकर बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ता है, तब जाकर वो कंट्रोल में आती है। इस घटना के बाद डीन कहता है तो मतलब सारी गड़बड़ की जड़ अवंतिका थी, वो ही पोजेस्ड थी। वो रूबिन से कहता है कि मैंने उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, अब इसे किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास लेकर जाओ और इस पर से भूत उतरवाओ। लेकिन रूबिन का कहना था कि मेन रूट कॉज अवंतिका नहीं बल्कि वो लाइब्रेरी है, वही हॉन्टेड है। लेकिन डीन उसकी एक नहीं सुनता, उल्टा वो उसे अपना सामान पैक करने के लिए बोल देता है कि आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हो। लेकिन रूबिन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वो उस रात की ईवीपी रिकॉर्डिंग सुनने लगता है, लेकिन पहली बार वो इन आत्माओं की बात समझ नहीं पा रहा था, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिर में इनसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहा। कि तभी उसे फिर से चर्च का घंटा सुनाई देता है। रूबिन ये बैल यहाँ पर कई बार सुन चुका था, लेकिन अभी तक उसने कॉलेज में कोई भी चर्च बैल नहीं देखी थी। वो आरोग्यम से पूछता है कि कॉलेज में ये चर्च बैल कहाँ पर है, लेकिन आरोग्यम बताता है कि कॉलेज में तो कोई चर्च बैल है ही नहीं। रूबिन कहता है तो फिर ये घंटे की आवाज कहाँ से आ रही है। आरोग्यम कहता है कि सर क्या बात कर रहे हो, मुझे ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तब उसे समझ आता है कि घंटे की आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही है। अब एक बार वो फिर से लाइब्रेरी जाता है। इसी दौरान उसे मुंबई से अपने असिस्टेंट दीपक का कॉल आता है। वो बताता है कि तुमने जो मुझे लाइब्रेरीज की फोटोज भेजी थी, मैंने उसे स्टडी किया है। उसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल चर्च से मिलता जुलता है, यानी पहले वो एक चर्च हुआ करता था जिसे बाद में लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया। तब रूबिन को समझ आता है कि वो आत्माएं स्टार्टिंग से ही उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में। इसी दौरान जब रूबिन वहां एक ओल्ड पियानो को टच करता है तो उसे एक धुन सुनाई देती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी से वहां की मिट्टी से एक पैटर्न बन जाता है, जैसा कि क्लार्टनी प्लेट एक्सपेरिमेंट में होता है। सॉल्ट का यूज करके डिफरेंट ऑडियो फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट पैटर्न क्रिएट किए जाते हैं। फिर वो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू सेम पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। रूबिन का कहना था कि इन आत्माओं के मैसेज को समझने के लिए उन्हीं की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का पता लगाना होगा। जैसे रेडियो में किसी स्पेसिफिक चैनल को सुनने के लिए उसी की फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो कई सारी फ्रीक्वेंसी ट्राई करता है और 444 पर सेम पैटर्न फॉर्म होता है। रूबिन इस फ्रीक्वेंसी के बारे में गूगल करता है
तो उसे पता चलता है कि इसे गॉड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसका यूज साउंड थेरेपी में किया जाता है। और अब रूबीन को उस म्यूजिक के बारे में ही पता करना था जो उसने लाइब्रेरी में सुनी थी। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि रूबीन को म्यूजिक से नफरत है, लेकिन अभी वो अपने पर्सनल इशू को साइड में रखकर उस म्यूजिक के नोट्स को पेपर पर लिखकर चर्च जाता है और वहाँ के फादर से पूछता है कि क्या ये म्यूजिक चर्च में प्ले की जाती है। लेकिन फादर मना कर देते हैं कि नहीं, ये म्यूजिक चर्च में यूज नहीं होती। और जब फादर को ये पता चलता है कि वो होली एंजल्स कॉलेज से आया है तो भड़क जाते हैं कि मुझे पहले पता होता कि तुम वहां से आए हो तो मैं तुम्हें चर्च में घुसने नहीं देता। उस जगह का संबंध अब शैतान से है। वो रूबीन की हेल्प करने से मना कर देते हैं और उसे वहां से तुरंत जाने के लिए कहते हैं। फिर रूबीन जब निराश होकर जाने लगता है तभी पेपर अपने आप उड़कर ग्लास पर चिपक जाता है। रूबीन धीरे धीरे इन आत्माओं का इशारा समझने लगा था। अब वो अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी 444 पर सेट करके देखता है। तब आत्माएं उसे इंडिकेटर के जरिए गाइड करने लगती हैं, जिसे फॉलो करते हुए रूबीन एक जंगल तक पहुंचता है। फिर वहां से थोड़ा आगे जाने पर उसे एक चाचा दिखाई देते हैं जो कि कॉफिन बना रहे थे। वो रूबीन को देखकर कहते हैं कि बताओ मैन, तुमको क्या मांगता है। तब रूबीन उन्हें वो नोट दिखाकर कहता है कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। तब चाचा उसे बताते हैं कि बात 34 साल पहले की है। कॉलेज चेयरमैन की वाइफ डायना हर संडे चर्च जाया करती थी। एक दिन चर्च में उसे एक डिसेबल्ड बच्चा मिला जो कि अनाथ नहीं था, बल्कि उसके माँ बाप उसे जानबूझकर छोड़ दिए थे क्योंकि वो डिसेबल्ड था। डायना को ये बात बहुत खराब लगती है। बाकी सब तो उस बच्चे को ऑर्फनेज में भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन डायना उस बच्चे को गोद ले लेती है। और इतना ही नहीं, वो ऐसे टोटल 42 बच्चों को गोद लेती है जिनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया था और चर्च को ही ऑर्फनेज में बदल देती है। अब डायना जो थी वो एक म्यूजिशियन थी। वो म्यूजिक थेरेपी के जरिए इन बच्चों को हील करने में लगी हुई थी और इस धुन को डायना ने खास उन बच्चों के लिए कंपोज किया था। इसी के जरिए वो उनसे कम्युनिकेट भी कर पाती थी और उनकी फीलिंग से कनेक्ट भी कर पाती थी। म्यूजिक थेरेपी का बच्चों पर काफी पॉजिटिव असर पड़ रहा था और वो इम्प्रूवमेंट भी शो कर रहे थे। लेकिन फिर पता नहीं कैसे उस ऑर्फनेज को शैतान की नजर लग गई। बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। डायना चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। एक एक करके सारे बच्चे खत्म हो गए। फिर ऑर्फनेज को लाइब्रेरी में बदल दिया गया। चाचा उसे बच्चों की कवर भी दिखाते हैं जो कि वहीं पर मौजूद थी। रूबीन पूछता है कि तो फिर डायना मैम का क्या हुआ। चाचा बताते हैं कि उस घटना के बाद मैंने डायना मैम को कभी नहीं देखा। सिर्फ उनके पति डैनियल को ही पता होगा कि वो कहाँ है। लेकिन रूबीन को इस कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही थी कि अगर बच्चों की मौत बीमारी से हुई थी तो मरने के बाद वो वेंचफुल स्पिरिट कैसे बन गए। सच्चाई पता करने के लिए वो कब्र खोदकर उनकी बॉडी देखने की बात करता है, लेकिन चाचा उसे मना कर देते हैं कि कम से कम मरने के बाद तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो। फिर रूबीन वहां से चला जाता है, लेकिन अभी भी वो ये सोच रहा था कि जब 34 साल से इन बच्चों की आत्माएं चैन से अपनी कब्र में सो रही थी तो फिर हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिनसे जाग गई और पता नहीं किस बात का बदला ले रही हैं। अब इसमें तो सिर्फ डायना ही कुछ बता सकती है, लेकिन उसके बारे में तो मिस्टर डैनियल जानते हैं। आरोग्यम बताता है कि मिस्टर डैनियल तो लंदन में रहते हैं, लेकिन हर 3-4 साल में इंडिया आकर कॉलेज विजिट करते हैं। खैर, अब इसके बाद रूबीन अवंतिका को देखने हॉस्पिटल जाता है और अब वो पहले से ठीक लग रही थी। इसी दौरान रूबीन उससे एक बात शेयर करता है कि उसकी माँ एक म्यूजिशियन थी और उन्होंने ही रूबीन को म्यूजिक सिखाया था। लेकिन एक बार जब उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा था, रूबीन के डैड रूबीन को अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए बोलकर बाहर चले गए थे। इसी दौरान सिलेंडर खत्म हो जाता है, जिससे रूबीन की माँ का दम घुटने लगता है। उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन रूबीन तो दूसरे रूम में बैठकर पियानो बजा रहा था और म्यूजिक में खोया पड़ा था और इधर तड़प तड़प कर उसकी माँ की मौत हो जाती है। बाद में रूबीन को इस बात का बहुत गिल्ट होता है और इसीलिए उसे म्यूजिक से भी नफरत हो जाती है। लेकिन एक दिन आत्मा के रूप में रूबीन की माँ उसको बताती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, खुद को दोष मत दो। लेकिन म्यूजिक वाले ट्रॉमा का असर रूबीन पर से अभी तक नहीं गया। अब वो चाह कर भी कोई म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चाचा को पता नहीं क्या सोचती है और वो बच्चों की कब्र खोदने लगते हैं। लेकिन स्ट्रेंजली वहां पर बच्चों की बॉडी थी ही नहीं, बल्कि वहां चमगादड़ से भरा जा रखा था। तभी चाचा को ढेर सारे चमगादड़ की आवाजें सुनाई देती हैं और कोई इनविजिबल फोर्स उन पर अटैक कर देती है। इधर हॉस्पिटल में अवंतिका सो रही थी और रूबीन की भी आंख लग गई थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग लगाकर सोया था। तभी अवंतिका को दौरा पड़ने लगता है, जिसमें कि उसे एक विजन आता है जहां पर किसी पेशेंट का इलाज चल रहा था और अवंतिका भी इसमें शामिल थी। रूबीन जब उसे देखने जाता है तो स्ट्रेंजली उसके चेहरे में डायना का चेहरा दिखाई देता है और वो डिस्टॉर्टिंग वॉइस में कुछ बताती है। फिर इसके बाद अवंतिका भी नॉर्मल होकर जग जाती है। वो बताती है कि मैंने विजन में अपनी एक पुरानी पेशेंट को देखा है, वो इसी हॉस्पिटल में थी।
और उसे देखने जाती है। रूबिन भी उसके साथ जाता है और इसी दौरान वो डिस्टॉर्टेड वॉइस वाली ऑडियो दीपक को सेंड करके इसे डिकोड करने के लिए बोलता है। तभी अवंतिका देखती है कि वो पेशेंट अपने रूम में नहीं थी, यानी उसे शिफ्ट कर दिया होगा। तब आत्मा ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी करके उन्हें गाइड करते हैं, जिससे दोनों उस रूम तक पहुंच जाते हैं। अवंतिका बताती है कि इस पेशेंट का नाम जेनिफर है। इसी को मैंने अपने विजन में देखा था। ये 5 साल से कोमा में थी, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट के दौरान ये होश में आ गई थी। लेकिन सीनियर डॉक्टर ने इसे एनेस्थीसिया देकर सब गड़बड़ कर दिया। मैंने मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माने। तब रूबिन यहाँ पर रिवील करता है कि इसका नाम जेनिफर नहीं बल्कि डायना है, कॉलेज चेयरमैन की वाइफ डायना, उन 42 अनाथ बच्चों की माँ जिनकी आत्माएं सबको मार रही हैं। और फिर वो जाकर रजिस्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि ट्रेनिंग के वक्त श्वेता, मुकेश और दीपिका तीनों की भी यहाँ पर ड्यूटी लगी थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सीनियर डॉक्टर के कहने पर ये डायना को बार बार एनेस्थीसिया की हैवी डोज दिए जा रहे थे। रूबिन बताता है कि डायना 5 नहीं बल्कि 34 साल से कोमा में थी। कोई बहुत बड़ा राज छुपाने की कोशिश हो रही है। सीनियर डॉक्टर भी मिला हुआ है। डायना बड़ी मुश्किल से कोमा से बाहर आई थी, लेकिन उसे एनेस्थीसिया की रिपीटेड डोज देकर ये लोग मारती है और इसी का बदला उसके बच्चों की आत्माएं ले रही हैं। लेकिन अवंतिका उसकी थ्योरी को गलत बताती है कि डायना मरी नहीं, जिंदा है, बस कोमा में है। लेकिन रूबिन बहस करने लगता है कि नहीं, वो मर चुकी है और ये सब फर्जी दिखावा है, और लाइफ सपोर्ट हटाने लगता है। तभी इतने में उसके सर पर जोर से पड़ती है और वो बेहोश हो जाता है। और एक काम वहाँ के गार्ड का था। फिर रूबिन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ भी वो ऑफिसर से बहस करने लगता है कि डायना मर चुकी है, वो बस एक डेड बॉडी है और सारे मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसी दौरान ऑफिसर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो रूबिन को थप्पड़ मार देता है। लेकिन इस थप्पड़ की गूंज ऑफिसर के ही कान में सुनाई देती है। रूबिन समझ जाता है कि यह उन बच्चों की आत्माओं का ही काम है। फिर ऑफिसर जब बाथरूम जाता है तो अंदर से उसकी चीख सुनाई देती है। उसके भी कान से खून निकल जाता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ है। फिर रूबिन वाली बात एक सीनियर ऑफिसर तक पहुंच जाती है कि डायना मर चुकी है और जानबूझकर उसे जिंदा दिखाया जा रहा है। उसे डैनियल से बात करनी थी, इसलिए कॉलेज जाकर डीन से उसके बारे में पूछता है। डीन बताता है कि डैनियल सर तो लंदन में रहते हैं, वो कभी कभार ही इंडिया आते हैं। ऑफिसर कहता है कि मुझे डैनियल से अर्जेंटली बात करनी है, सो उसे इंडिया कैसे बुलाया जा सकता है। तो डीन मजाक में कह देता है कि शायद मेरी मौत की खबर सुनकर वो तुरंत इंडिया आने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनका पुराना बिजनेस पार्टनर जो हूँ। लेकिन उसकी ये बात आत्माएं भी सुन लेती हैं। फिर ऑफिसर के जाते ही वो डीन का भी काम कर देते हैं। इधर रूबिन जंगल जाता है तो वहां पर उसे चाचा की लाश मिलती है और हाथ में वही चमगादड़ से भरा जार। रूबिन बताता है कि इस तरह के जार का इस्तेमाल ब्लैक मैजिक में होता है। किसी ने बच्चों की बॉडीज हटाकर यहाँ पर ये जार प्लेस कर दिए ताकि जो भी कब्र खोदकर सच्चाई जानने की कोशिश करेगा वो ब्लैक मैजिक से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चमगादड़ के जार वाला ब्लैक मैजिक तो मैक्सिको में किया जाता है, तो फिर ये इंडिया में क्या कर रहा है? इसी बात का पता लगाने के लिए रूबिन जार को अपने साथ ले जाता है। इधर चेयरमैन डैनियल लंदन से लौट आता है। तभी आरोग्यम रूबिन को कॉल करके बताता है कि डॉक्टर्स का कहना है कि अब डायना के जिंदा लौटने का कोई चांस नहीं है, सो उसे वेंटिलेटर से हटाने के लिए वो डैनियल से परमिशन मांग रहे हैं। और इधर डैनियल परमिशन भी दे देता है। दूसरी तरफ कोई उसी शामन को कॉल करके रूबिन के बारे में बता देता है कि उसके हाथ में वो जार लग गया है, जिस पर वो शामन कहती है कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जिसके बाद वो रूबिन पर चमगादड़ से अटैक करवा देती है, जिससे रूबिन का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी दौरान वो जार निकलकर अपने आप नष्ट हो जाता है। रूबिन समझ जाता है कि ये कोई जानबूझकर किया है ताकि वो सच्चाई ना जान पाए। इसके साथ साथ अब उसे अपनी थ्योरी पर भी डाउट होने लगता है, जिसमें उसे लगता था कि डायना बहुत पहले ही मर चुकी है। लेकिन तभी उसको एक बात ध्यान में आती है कि 3% केस में पेशेंट को एनेस्थीसिया देने पर वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किए हैं। वो अवंतिका को बताता है कि हम दोनों ही गलत थे, ना तो डायना मरी है और ना ही वो कोमा में है। इस समय वो जिस स्टेट में है उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। उसकी आत्मा कहीं गई नहीं बल्कि वो यहीं पर है। अब क्योंकि इस स्टेट में वो स्पिरिट वर्ल्ड को देख सकती है, अपने बच्चों को देख सकती है, इसलिए अपनी ममता की वजह से वो इसी स्टेट में ठहरी हुई है। लेकिन हमें उसे वापस लाना होगा और टाइम बहुत कम है। 2 घंटे में वो डायना की बॉडी को वेंटिलेटर से हटा देंगे। लेकिन इधर किसी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। वो डॉक्टर को कॉल करके अभी डायना को वेंटिलेटर से हटाने के लिए बोल देता है। डॉक्टर भी डायना को वेंटिलेटर से हटाने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसे फिर से कॉल आता है जो कि स्टेजली डायना का था, जिससे डॉक्टर टेंशन में आ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कॉल रिसीव कर लेता है और ये काम बच्चों की आत्माओं का था। कॉल सुनते ही डॉक्टर के भी ईयर ड्रम फट जाते हैं और वो भी मारा जाता है।
फिर रूबिन और अवंतिका जब डायना को बचाने हॉस्पिटल जाते हैं तभी दीपक कॉल करके बताता है कि उसने उस रिकॉर्डिंग को डिकोड कर लिया है जिसमें कि उसे किसी नैन्सी डैनियल का नाम सुनाई दिया है। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है कि इन सब के पीछे नैन्सी डैनियल है जो कि डैनियल की ही दूसरी वाइफ है। उस मैक्सिकन शामन को बार बार वही कॉल कर रही थी और डॉक्टर को डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए भी वही कॉल की थी। लेकिन यहाँ पर डैनियल को नैन्सी की सच्चाई पता लग जाती है कि वो जानबूझकर डायना को कोमा की हालत में रखी थी। डैनियल जब उससे इन सब का रीजन पूछता है तो वो बताती है कि वो डायना को हमेशा से अपना कॉम्पिटिटर मानती आई है। जब उसने देखा कि डायना की म्यूजिक थेरेपी से बच्चों पर काफी बढ़िया असर पड़ रहा है और इसके लिए उसे काफी प्रेज भी किया जा रहा है तो उसे रहा नहीं गया। खुद को डायना से बेटर प्रूव करने के लिए उसने अपनी साउंड थेरेपी से बच्चों का ट्रीटमेंट करने का सोचा और ये थी अल्ट्रासाउंड थेरेपी जिसमें वो बैट्स का यूज कर रही थी। लेकिन इससे भी एक कदम आगे जाकर वो इसमें ब्लैक मैजिक भी ऐड करना चाहती थी और तभी वो इस मैक्सिकन शमन से जाकर मिली थी। लेकिन इसके बावजूद उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ठीक होने के बजाय बच्चे टॉर्चर होकर मरने लगे। लेकिन तभी डायना आकर ये सब देख लेती है तो अपनी सच्चाई छुपाने के लिए नैन्सी डायना पर अटैक कर दी और उसे इतना मारी कि वो कोमा में चली गई। ये सब बताने के बाद ब्लैक मैजिक यूज करके वो डैनियल को भी मार देती है। इधर रूबिन और अवंतिका डायना को लेकर लाइब्रेरी जाते हैं क्योंकि उसकी आत्मा उसके बच्चों के साथ यहीं पर मौजूद थी। रूबिन उसकी आत्मा से बॉडी में वापस आने की रिक्वेस्ट करता है ये कहकर कि यहाँ ऐसे और भी बच्चों को आपकी जरूरत है। लेकिन बच्चे उसे जाने से मना कर देते हैं और फिर वो भी नहीं जाती। इसी दौरान अवंतिका को वहीं पर नैन्सी की एक्सपेरिमेंट वाली बुक मिल जाती है। इन्हें भी सारा मैटर समझ आ जाता है कि बच्चों की मौत बीमारी से नहीं बल्कि नैन्सी के बैट वाले एक्सपेरिमेंट से हुई थी और जिस शैतान की वो लोग बात कर रहे थे वो नैन्सी है। जिस तरह के टॉर्चर से गुजरकर उन बच्चों की मौत हुई थी उसी तरह उनकी आत्मा लोगों को मारती है। तभी इतने में नैन्सी भी अपने आदमियों के साथ वहां पर आती है और डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने लगती है। रूबिन और अवंतिका जब उसे रोकने जाते हैं तो डायना के आदमी लोग उन पर अटैक कर देते हैं। एक से तो रूबिन लड़ लेता है लेकिन दूसरे वाला अवंतिका को पकड़ लेता है और उसे ले जाकर नैन्सी को सौंप देता है। जिसके बाद नैन्सी उसे इतनी बुरी तरह से मारती है कि वो बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद वो डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने लगती है। लेकिन अब बच्चों की आत्माएं उसे रोक रही थी। नैन्सी पहले से कान में डिवाइस पहनकर आई थी इसलिए बच्चों की आत्माएं डायरेक्टली उस पर अटैक नहीं कर सकते थे तो वो उस पर बुक्स वगैरह फेंकने लगते हैं। लेकिन नैन्सी को इनकी कमजोरी पता थी कि ये लोग चमगादड़ों से डरते हैं इसीलिए अब वो एक साउंड डिवाइस का यूज करके वहां पर हजारों बैट्स बुला लेती है जिनसे बच्चों की आत्माओं को तकलीफ होने लगती है। डायना से उनकी हालत देखी नहीं जाती लेकिन इस रूप में वो भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी इसलिए अब वो अपनी बॉडी में वापस जाने की सोचती है। इधर रूबिन भी चमगादड़ से घिरा हुआ था और कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसे वहां पर पियानो दिखाई देता है। अब जाकर फाइनली वो अपने ट्रॉमा को हराकर उस पियानो को प्ले करता है और ये धुन जो थी वो डायना की थी जिसे सुनकर बच्चों की आत्माओं को रिलीफ मिलने लगता है। इधर नैन्सी फिर डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने जाती है लेकिन इस बार डायना अपनी बॉडी में घुसकर उसका हाथ पकड़ लेती है। बच्चों की आत्माएं भी कमबैक करके नैन्सी को पकड़ लेते हैं और उसके कान के डिवाइसेस भी हटा देते हैं। फिर नैन्सी को भी हजारों चमगादड़ों की आवाज सुनाई देती है जिस दौरान उसके हाथ पैर ऐंठने लगते हैं और उसकी बहुत ही भयानक मौत हो जाती है। और इन सब के बाद डायना फिर से अपनी उसी मिशन पर लग जाती है जहां वो नए डिसेबल्ड बच्चों को गोद लेकर उन्हें म्यूजिक थेरेपी दे रही थी। इस केस के बहाने रूबिन भी अपने ट्रॉमा को हरा दिया था और अब उसे म्यूजिक से नफरत नहीं थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शब्दम मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।